नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल। जैसा आज जो है अपनी क्लास जो है वो रक्त परिसंचरण की तरफ है। ये जो है देखो, परिसंचरण यानी जो भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने पढ़ा या पाचन तंत्र के अंदर अपन ने पढ़ा कि जो पाचन तंत्र जो होते हैं, एक मिनट, जो पाचन तंत्र जो होते हैं उसके अंदर जो पचित भोजन जो है उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है? उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है। दूसरी चीज, जो अपन ऑक्सीजन और CO2 जो लेते हैं, ठीक है, उनका भी जो परिवहन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? ब्लड के माध्यम से होता है। यानी ब्लड के माध्यम से आवश्यक जो पदार्थ है उनको और जो उत्सर्जित पदार्थ है उनका जो परिवहन होगा वो किस माध्यम से होता है? इसके जरिए होता है, रक्त परिसंचरण के जरिए होता है। ठीक है। अब इसके कौन कौन से भाग जो होंगे वो इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है, तो उनके बारे में अपन देखेंगे। पहला जो है रक्त परिसंचरण जो होता है वो अगर डिवाइड करें अपन तो वो दो तरह से हो सकता है। ठीक है। एक तो होता है खुला और दूसरा जो होता है वो होता है बंद होता है। ठीक है। तो अगर रक्त परिसंचरण को देखें, रक्त कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो होता है खुला, जिसमें रक्त जो होता है वो नलियों के अंदर नहीं बहते। कैसे बहता है? ये नलियों के अंदर ना बह के कैसे बहता है? ये बहता है खुले के अंदर, ये पाया जाता है, खुले के अंदर पाया जाता है। ठीक है। यानी ये जो पाया जाएगा वो कहां पे जाएगा? खुले के अंदर, खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण का मतलब होता है रक्त जो होता है, रक्त का कैविटी गुहा में पाया जाता है, गुहा में पाया जाता है। ठीक है। इन गुहा को हीमोसील बोलते हैं, गुहा को हीमोसील कहा जाता है। ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको? हीमोसील बोला जाता है। नलिका अनुपस्थित होती है, नलिका में रक्त प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है। नलिकाओं में रक्त जो है वो प्रवाहित नहीं होता है। केवल किसमें होता है? जो खुले के अंदर जो होते हैं वहां पे गुहा पाई जाती है, गुहे के अंदर होते हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है जैसे कीट है, कीटों के अंदर तिल चट्टा है, तिल चट्टा जिसे कॉकरोच बोलते हैं अपन। ठीक है। इनके अंदर आपने देखा होगा कि जो इनके अंदर जो रक्त परिसंचरण जो होता है वो गुहा के अंदर पाया जाता है, यानी जो खुले प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है बंद प्रकार का, बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण में रक्त जो होता है वो नलिकाओं में प्रवाहित होता है, रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होता है, में प्रवाहित होता है। ठीक है। और नलिकाओं की सहायता से जो होता है वो उत्तक व अंगों तक वो क्या होता है? रक्त को पहुंचाया जाता है, या जो पदार्थ है उनको पहुंचाया जाता है। ठीक है। और ये जो पाया जाता है जैसे मनुष्य के अंदर, ठीक है, दूसरे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे आप केचुआ जो होता है, ठीक है, उसके अंदर भी कौन सा पाया जाता है? बंद परिसंचरण पाया जाता है, यानी जो नलिकाओं के अंदर प्रवाहित होते हैं। तो रक्त परिसंचरण जो होता है वो दो तरह का होता है, खुला होता है, दूसरा कैसा होता है? बंद। नलिकाओं में प्रवाहित होता है तो वो कैसा है? बंद है। ठीक है। और गुहा में इकट्ठा रहता है तो वो कैसा है? खुला है। यानी खुला आसपास के ऑर्गन जो होते हैं वो उसको उस गुहा से के जरिए क्या करते हैं? जो भी सब्सटेंस को लेना है या उसमें छोड़ना है वो उसके जरिए करते हैं। तो ये दो तरह के क्या होते हैं? रक्त परिसंचरण होते हैं। ठीक है। अब देखो, परिसंचरण की खोज जो है वो की थी किसके अंदर?
देखो रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो कितने विलियम हार्वे ने, कितने की थी, विलियम्स हार्वे ने की थी, ठीक है। और रक्त समूह की खोज जो की थी वो लुकॉल एंड स्टीनर ने की थी। मानव में रक्त परिसंचरण एक निश्चित दिशा में होता है, ये ध्यान रखना, हमेशा एक ही दिशा में अंदर होता है, एक दिशा होता है, एक दिशा में होता है, एक दिशा में होगा, यानी कभी भी खून जो होगा वो विपरीत दिशा के अंदर या वापस बैक साइड में नहीं आएगा, ठीक है, यानी वो हमेशा एक ही दिशा के अंदर क्या होता है, चलता है। अगर रक्त इस पूरे परिसंचरण को अगर अपन बांटे तो इनको 3 भागों के अंदर अपन बांट सकते हैं, ठीक है। पहला भाग जो होगा, देखो पहला भाग जो होगा वो खुद ही ब्लड होगा। दूसरा भाग, अब ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करना होता है तो उसका एक जो है ऑर्गन जो है उसका नाम है क्या, हृदय, ठीक है। और तीसरा जो होती है वो होती है रक्त वाहिनियां होती है, क्या होती है, रक्त वाहिनियां होती है जो खून को लेके जाएगी शरीर के अंदर, ठीक है। तो मानव रक्त संचरण में एक तो रक्त की जरूरत होती है, और रक्त में अगर देखें तो रक्त की में 2 चीजें मिलती है, ठीक है। एक तो होता है इसका प्लाज्मा और दूसरा होता है इसके अंदर कोशिकाएं, ठीक है। हृदय क्या करता है, ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, पंप करने का कार्य करता है, ठीक है, यानी पंप करने का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। रक्त वाहिनियां ये रक्त को लेके जाती है और ये कितने तरह की होती है, ये 3 तरह की होती है, ठीक है। एक तो होती है धमनी, दूसरी होती है उसको बोलते हैं सीरा, ठीक है, और एक जो होती है उसको बोलते हैं अपन केशिका, केशिका। ये 3 तरह की धमनियां रक्त वाहिनियां पाई जाती है। धमनी होती है, सीरा होती है और केशिका होती है। हृदय का काम क्या होता है, पंप करने का काम होता है, ठीक है। ब्लड जो होता है वो भी क्या करता है, आवश्यक पदार्थों के परिवहन में मदद करता है, यानी ले लाने में और ले जाने में ये कौन मदद करेगा, ये रक्त करता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में, ठीक है, ब्लड, ठीक है। वैसे अपन ने कुछ जानकारी पहले उत्तक के अंदर पढ़ी थी कि रक्त क्या होता है, रक्त एक संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक है, याद क्या रखना है, तरल संयोजी उत्तक है। कौन, रक्त जो है वो क्या है, तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इसके अंदर प्लाज्मा और दूसरा जो होता है इसके अंदर मिलती है रक्त कोशिकाएं, क्या मिलती है, रक्त कोशिकाएं मिलती है, रक्त कोशिका। प्लाज्मा और रक्त कोशिका, प्लाज्मा ये तरल भाग होता है, ये इसका तरल भाग है, ठीक है। फिर प्लाज्मा के अंदर, और दूसरी चीज, प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का 55% होता है, जितना ब्लड होगा उसका 55% जो होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा होता है, ठीक है। और रक्त कोशिका जो होती है वो कितनी होती है, 45% होगी, ठीक है। रक्त कोशिकाएं कितनी होती है, पूरे ब्लड की 45% होती है, और 55% क्या होता है, उसका तरल भाग मिलता है जिसको बोला जाता है क्या, प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। ये रक्त नलिका है जिसके अंदर आपने अलग अलग तरह की क्या मिलती है, सेल मिलती है, ठीक है। इनमें कुछ कुछ याद रखना है, जैसे लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, जो अभी आगे अपने को समझ में अपन को समझ में अभी समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको खोज जो है वो किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। ये रक्त हमेशा एक दिशा के अंदर चलता है, कभी भी विपरीत दिशा में नहीं आता है। अगर परिसंचरण के भाग देखें तो 3 भाग है। पहली चीज रक्त है जो किसी भी मटेरियल को लेके जाएगा, आवश्यक पदार्थों के परिवहन में या उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में मदद करता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, इसको पंप करवाने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, हृदय की। हृदय क्या करेगा, इसको पंप करवाएगा, ठीक है। और पंप करवाने के बाद में जिसमें ये बहेगी, ठीक है, वो जो होती है वो रक्त वाहिनियां होती है, और वो 3 तरह की होती है, धमनी होती है, सीरा होती है और केशिका होती है, ठीक है। फिर अगर पहला जो है वो है रक्त, रक्त के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो प्लाज्मा होती है, दूसरी इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। प्लाज्मा पूरे रक्त का अगर देखा जाए तो सबसे जो है 55% जो होता है वो इसका भाग होता है, और 45 जो होता है वो क्या होता है, इसका कोशिका वाला भाग होता है, ठीक है। तो ये पूरे रक्त का, रक्त जो है परिसंचरण 2 भाग का होता है, खुला और एक कैसा होता है, बंद। नलिकाओं के अंदर अगर हो रहा है सप्लाई तो क्या बोलेंगे, उसको बंद बोलेंगे, क्योंकि अंदर है, नलिकाओं के अंदर है इसलिए बंद बोला जाएगा, ठीक है। अगर वो खुले में कर रहा है यानी कैविटी के अंदर इकट्ठा हुआ है, ठीक है, तब इसको क्या बोला जाएगा, तब इसको खुला रक्त परिसंचरण बोला जाता है, ठीक है। तो बंद होता है, और दूसरा कौन सा होता है, खुला होता है।
नेक्स्ट है प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा तरल होता है, पीले रंग का होता है, थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन मिलते हैं, खनिज आयन मिलते हैं। प्लाज्मा कौन सा भाग है? तरल भाग है। किसका भाग है? ये पूरा तरल भाग होता है, ठीक है। ग्लूकोज भी मिलता है, क्योंकि देखो जो खाना जो अपन ने खाया था वो इसके अंदर क्या होता है? अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित हो जाने के बाद में वो प्लाज्मा के अंदर घुल जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी इसके अंदर पाई जाती है। प्रोटीन के अंदर आपने देखा, प्रोटीन में सबसे ज्यादा जो होता है वो एल्बुमिन होता है, ठीक है। वो क्या करता है? इस एल्बुमिन के कारण ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी परासरण जो दाब जो होता है उसको मेंटेन करता है। कौन सा दाब? परासरण दाब। कितने आयन है, बाहर गए, कितने गए, ठीक है। तो वो मेंटेन कौन करता है? ये एल्बुमिन प्रोटीन करता है। रक्त का कितना होता है? ये 55% भाग होता है, ठीक है। एक औसत मनुष्य में रक्त प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3 क्या होती है? 2.7 से 3 लीटर क्या होती है? इसमें प्लाज्मा की मात्रा होती है, ठीक है। फिर रक्त कोशिका। देखो रक्त कोशिका प्लाज्मा तरल भाग होता है, इसके अंदर कई सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोटीन, खनिज लवण, आयंस भी होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। फिर प्रोटीन के अंदर सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा है? एल्बुमिन होता है, ठीक है। ये ऑस्मोटिक परासरण दाब को नियंत्रण करता है, ठीक है। और ये पूरे रक्त का कितना 55% जो भाग जो होता है वो पूरे रक्त का ये पाया जाता है, ठीक है। फिर है औसतन मनुष्य में ये कितना मिलता है? ये 2.7 से 3 लीटर पाया जाता है प्लाज्मा, ठीक है। लिक्विड भाग है, ठीक है। इसमें भी अगर देखें तो 90% क्या पाया जाएगा? इसमें वाटर पाया जाता है। 92% क्या होता है इसके अंदर? वाटर होता है, ठीक है। तो 8% जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं। अब रक्त कोशिका। रक्त कोशिका, कोशिका जो होती है वो 45% भाग जो होता है, कितना होता है? देखो 55 वो हो गया तो 45 ये हो जाता है, ठीक है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आरबीसी की जगह आपको दूसरा नाम दे देते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर वो सवाल दे दे आरबीसी एरिथ्रोसाइट जो है, ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट की जगह आपको क्या समझना है कि वो क्या है? आरबीसी है। ल्यूकोसाइट जो होता है वो होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट, तीसरी जो वो कौन सी है? थ्रोम्बोसाइट, ये होती है बिंबाणु। क्या होती है? बिंबाणु, जिसको बोलते हैं अपन प्लेटलेट्स। क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो 3 तरह के जो है कोशिकाएं ब्लड के अंदर पाई जाती है, ठीक है। पहली जो है वो है एरिथ्रोसाइट, जिसको बोलते हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल, ठीक है। दूसरी जो होती है उसका नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक है, वो होती है डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं अपन श्वेत रुधिर कणिका। और तीसरी जो होती है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट जो होती है उसको बोलते हैं बिंबाणु, और बिंबाणु को बोला जाता है क्या? प्लेटलेट। तो प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट और बिंबाणु तीनों एक ही है, ठीक है। ल्यूकोसाइट, श्वेत रुधिर कणिका, ये एक ही है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट जो है वो आरबीसी है, वो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये 3 तरह की कोशिका इस रक्त में पाई जाती है प्लाज्मा के अलावा। तो प्लाज्मा के अलावा 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है किसके अंदर? रक्त के अंदर, ठीक है। तो ये जैसे बोन मैरो जो होती है, वहां की जो सेल जो होती है वो बनाती है, ठीक है। तो 2 तरह से बनाती है। इसमें देखो दाने आपको नहीं मिल रहे, लेकिन इनमें सब में दाने मिल रहे हैं, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार है ये रेड ब्लड सेल बन गई, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी है, ये बन गई प्लेटलेट्स। तो यहां से बन जाती है ये जो वाली कोशिका जो होती है, जिसको रेड ब्लड सेल ने बना दिया और प्लेटलेट्स बना दिया। एक सेल बनती है जो बनती है ग्रेनुलोसाइट, और दूसरी लिम्फोइड स्टेम सेल जो होती है वो बोलती है अग्रेनुलोसाइट, अकणिकीय, अकणिकाय, अकणिका वाला जिसमें कणिकाएं नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये 3 चीजें तो याद रखनी है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के फिर अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, वो अपन देखेंगे अभी कौन कौन से क्या क्या इंपोर्टेंस है। तो आपको ये याद रखना है, रक्त में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। अब इनका अलग अलग कार्य होता है, इनमें क्या होगा? इनका अलग अलग कार्य होगा।
कि भाई कौन सी है, आरबीसी का क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य करेगी और प्लेटलेट्स क्या कार्य करेगी। प्लाज्मा जो होता है वो तरल रूप होता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर कई प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोटीन हो सकते हैं, खनिज लवण होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, CO2 होती है, ठीक है। प्रोटीन में एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है वो ज्यादा मिलता है। टोटल जो होता है वो 55% होता है, ठीक है। और ये जो होती है वो कितनी होती है, 40। तो 40 और 55, 45 और 55 दोनों कितने हो गए, 100 हो जाते हैं। पहली है आरबीसी। आरबीसी अब देखते हो, आरबीसी जो है वो लाल रंग की दिखाई देती है। इसका नाम ही इसलिए क्या रखा गया है, लाल रक्त कणिकाएं। यानी क्या होता है, आरबीसी जो होती है उसका मेन जो कार्य जो होता है वो होता है, एक तो शरीर में अपने खून को लाल रंग देना। दूसरा कार्य जो होता है वो है कि ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन में मदद करना। यानी जो ऑक्सीजन और CO2 जा रही है उनको ले जाने में, ये परिवहन में कौन मदद करता है, आरबीसी मदद करती है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। दूसरी बात, स्तनधारियों के अंदर जो अपन स्तनधारी है, तो अपनी अगर आरबीसी की कोशिका अगर लेके देखे तो उसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, यानी केंद्रक उसके अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। यानी दूसरे जो जंतु हो गए स्तनधारियों के अलावा उनके अंदर केंद्रक के अंदर क्या होता है, मिलता है। लेकिन अगर स्तनधारी में पूछे कि क्या आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, तो आपको क्या बताना है कि अनुपस्थित होता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। लेकिन ऊंट और लामा, ऊंट कैमल और लामा, ठीक है, ये दो ऐसे प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आरबीसी जो बनती है वो बनती है बोन मैरो की कोशिकाओं में। जो हड्डी जो होती है उनके बीच में जो एक खोखला स्थान होता है वहां पे कोशिका होती है जिनको बोला जाता है बोन मैरो, ठीक है, जो हड्डी की गुहा होती है वहां पे। तो बोन मैरो की जो कोशिकाएं होती है वो बनाती है क्या, आरबीसी का निर्माण करती है। तो आरबीसी का जब निर्माण होगा तो उसके अंदर केंद्रक का उपस्थित होता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाती है तब आरबीसी के अंदर केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित रहता है। तो आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, आरबीसी का निर्माण जो होता है वो क्या होता है, बोन मैरो के अंदर या अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली जो कोशिका है वो है आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कहां पे होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। और आरबीसी मरती का है, आरबीसी मरती जो है वो कहां पे है, प्लिया के अंदर। प्लिया जो है वो एक ऑर्गन है, ठीक है, और जिसको तिल्ली कहा जाता है, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है या स्प्लीन को बोला जाता है, ठीक है। देखो, आरबीसी के रक्त में सबसे पहले तो ये प्रचुर मात्रा में होती है। किसमें होती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी जो होती है उसके रक्त में ये कितनी होती है, 40 से 45% हिस्सा होती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट है कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। प्लिया एक अंग है, प्लिया जिसको क्या बोला जाता है, स्प्लीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्प्लीन भी बोला जाता है, या ठीक है। तो स्प्लीन जो होता है वहां पे में नष्ट होती है, आरबीसी क्या होती है वहां पे नष्ट होती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला गया है, स्प्लीन को बोला जाता है। मेन बात इसकी यह है कि आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य यह होता है कि ये, पहली बात, इसका रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है, इसलिए रुधिर का जो कलर जो होगा वो लाल रंग का होगा। वो किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में ये मदद करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के परिवहन में और CO2 के परिवहन में ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये वर्णक है जो शोषण में अपन ने पढ़ा था कि शोषण के लिए जो होता है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए वर्णक की आवश्यकता होती है। जो आरबीसी के अंदर मिलता है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक वर्णक की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है और ये क्या करता है, गैसों के परिवहन में मदद करता है, गैसों के परिवहन में मदद करता है,
में मदद करता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या पाया जाता है, लोह युक्त होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, लोहा यानी Fe पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीसी की झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन होती है और ये कैसी होती है, ठीक है, ये उत्तल आकार के होते हैं। ठीक है, उत्तल आकार का इसका शेप होता है। तो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है, इसका जीवन काल 120 दिन का है स्तनधारियों के अंदर जो आरबीसी। और अपवाद जो है, इसका अपवाद जो है वो है ऊंट और लामा। लामा जो है वो इसका अपवाद है। इनके केंद्रक में, इसमें ऊंट के अंदर, ठीक है, उसके केंद्रक में क्या होती है, केंद्रक उपस्थित होता है आरबीसी के अंदर। तो ये थी आरबीसी। दूसरा भाग है वो है श्वेत रुधिर कणिका। इसको श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिराणु, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ठीक है, 6000 से 8000 प्रति मिली क्यूब में ये होती है। आकृति अनियमित होती है, देखना इसकी आकृति अनियमित होती है, ये बात याद है, लेकिन केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक वर्णीय कोशिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार है। एक तो कणिका में, क्या होता है कणिका में, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, देखो ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। कण जो होते हैं, यानी ऐसी कोशिका जिनमें कण पाए जाते हैं वो कणिकाएं होगी। ठीक है, जिसमें कण नहीं पाए जाते वो अकणिकाएं होगी। तो डब्ल्यूबीसी को जब देखा गया कि डब्ल्यूबीसी के दो तरह की कोशिकाएं मिलती है तो डब्ल्यूबीसी है, लेकिन वो दो तरह की है। एक कोशिकाओं का जो समूह है उनके अंदर जो है वो कई सारे दाने जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी दाने पाए जाते हैं, तो उनको एक नाम दे दिया, क्या, कणिकामय। तो कणिकामय होगी। दूसरा एक ग्रुप था डब्ल्यूबीसी का ही, जिसमें जो है वो कणिकाएं अनुपस्थित होती, तो उसको नाम दे दिया क्या, अकणिकामय। ठीक है, फिर आगे देखा कि इनमें भी जो कोशिका के जो समूह जो निकाले कणिकामय और अकणिकामय, तो फिर इन दोनों में अलग अलग किया कि भाई कणिकामय में क्या है। तो कणिकामय में देखा कि इसका केंद्रक जो होता है वो क्या होगा, छोटा होता है, और दूसरी चीज जो होती है वो क्या होती है, इसमें ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अकणिकामय को देखा कि भाई अकणिकामय क्या होता है कि अकणिकामय केंद्रक बड़ा होता है। ठीक है, फिर इनको ऐसा देखा कि अकणिकामय भी जो कोशिका थी वो दो प्रकार की बनी, कि दो प्रकार की ये कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो पहला है अकणिकामय, तो नाम से समझ में आ गया, अकणिकामय का मतलब होता है अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो अग्रेनुलोसाइट जो होता है ये अग्रेनुलोसाइट है। ठीक है, अकणिकामय, इसमें केंद्रक बड़ा होगा, क्योंकि कण नहीं पाए जाते तो केंद्रक बड़ा होगा। कोशिका द्रव, ठीक है, और कणिका रहित होता है। कैसा होता है, कणिका रहित होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अकणिका बोला जाता है। इसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है, इसका निर्माण जो होता है लसिका ग्रंथियों से होता है। ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का निर्माण लसिका तंत्र में होता है। ठीक है, और बोन मेरो के अंदर भी कुछ कोशिकाएं बनती हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दोनों याद रखना। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी में पहला जो प्रकार है वो अकणिकामय, और अकणिका के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार हो गए। ठीक है, एक तो है लिम्फोसाइट और दूसरा कौन सा है, जो है वो है मोनोसाइट। देखो दोनों का काम क्या होता है। पहली चीज, डब्ल्यूबीसी का कार्य जो होता है वो अपने शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को बनाए रखना। ठीक है, यानी कोई भी बाहर से जो आता है अपने शरीर में प्रवेश करता है तो उनको बोला जाता है पैथोजेन बोला जाता है, या एंटीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटीजन बोला जाता है। रोग कारक है तो उनको बोला जाएगा पैथोजेन। ये सबसे पहले जब अपने बॉडी के अंदर आते हैं तो अपने बॉडी की जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या करती है, इनसे लड़ती है। क्या करती है, लड़ती है। ठीक है, इनमें भी अलग अलग होता है कि पहला जो होता है, जैसे गेम अपन खेलते हैं तो गेम में फर्स्ट लेवल जो होता है, सेकंड लेवल को होता है। फर्स्ट लेवल को पार किया तो सेकंड लेवल में पहुंच गए, सेकंड लेवल को पार किया तो अपन थर्ड लेवल में जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी जब भी जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह जब अपने बॉडी के अंदर आएंगे
तो ये क्या करेंगे, पहले अपने एक लेवल से लड़ते हैं। तो पहला फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है जैसे मोनोसाइट है, और इसके अंदर कणिका में आता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये दोनों ऐसी कोशिकाएं होती है जिनको अपन ने पढ़ा था, आगे भी पढ़ा था, लाइसोसोम में पढ़ा था कोशिकाओं के अंदर, कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है, जब कोई भी बाहर से आता है तो वो जीवाणुओं को भक्षण कर लेती है, उनको खा जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लाइसोसोम होता है, वो फट जाता है, फटने के बाद में वो जीवाणु के साथ में खुद सेल भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट में मोनोसाइट का काम क्या हुआ, ये भक्षाणु की तरह होता है, यानी ये भक्षण करती है, किसमें, जो बाहरी पदार्थ आते हैं उनका ये भक्षण करती है। सपोज मान लो ये भक्षण ना कर पाए तो क्या होगा, तो अपना दूसरा सिस्टम काम करता है, वो होता है लिम्फोसाइट। यानी WBC ही रोगों से लड़ती है, तो उसमें दूसरा कौन सा होता है, लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि जो एंटीजन आता है, बाहरी पदार्थ जो होते हैं, बाहरी पदार्थ जो होते हैं उनको बोला जाता है क्या, एंटीजन, एंटीजन, या बोला जाता है प्रतिजन। ठीक है, प्रतिजन के अगेंस्ट में लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी बना के, तो एंटीबॉडी आपने कई बार नाम सुना होगा जिसको बोलेंगे अपन प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी का निर्माण जो होता है वो जो है वो करता है कौन, लिम्फोसाइट करता है। कौन करता है, लिम्फोसाइट, और रोगों से मारने की कोशिश करता है। तो एंटीबॉडी अपने बॉडी के अंदर जब बनती है उसको कौन बनाता है, लिम्फोसाइट बनाता है। कौन बनाता है, लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट कितने होती है, 20 से 25 होती है, प्रतिशत होती है। ये अगतिशील होती है और अभक्षाणु होती है, किसी को मारती नहीं है, ये क्या करती है, लड़ती है उससे। ठीक है, उसके बाद में ये संक्रमण में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। ठीक है, इससे सबसे जो छोटी जो होती है वो कौन सी होती है, WBC का सबसे छोटा भाग जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, और ये दो तरह की होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरा जो होता है वो टी लिम्फोसाइट। तो बी जो होती है वो प्रतिरक्षी का निर्माण में मदद करती है। ठीक है, तो प्रतिरक्षी के निर्माण में मदद कौन करती है, बी जो होती है वो प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, और टी जो होती है वो मदद करती है, ये होती है हेल्पर। ठीक है, ये होती है हेल्पर और ये करती है प्रतिरक्षी का निर्माण, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। तो प्रतिरक्षी का निर्माण बी करती है और टी उसमें मदद करती है। जब एड्स होता है तो एड्स का वायरस जो होता है वो इसको मारता है, टी वाले को। तो हेल्पर जब मर जाएगा तो क्या होगा, बी वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हेल्पर मर जाएगा तो क्या होगा, बी वाला काम नहीं करेगा। तो बी लिम्फोसाइट जो है प्रतिरक्षी का निर्माण करती है और टी उसमें मदद करती है। तो लिम्फोसाइट दो तरह की होगी, बी और टी। बी बनाती है, टी हेल्प करती है। ठीक है, टी क्या करेगी, हेल्प करेगी, किसको बनाने में, प्रतिरक्षी को बनाने में। तो जब भी संक्रमण होता है तो ये कार्य करती है। जैसे कोरोना का वैक्सीन लगा, तो कोरोना का वैक्सीन जो अपने लगा तो अंदर क्या था, उसको वैक्सीन के अंदर, उस वैक्सीन के अंदर जो था वो क्या था, उसमें कोरोना के ही इनएक्टिव जो वायरस जो थे जो अपने बॉडी के अंदर डाले। ठीक है, वैक्सीन के जरिए, तो वैक्सीन के जरिए डाले तो अपना लिम्फोसाइट सिस्टम ने उसके अगेंस्ट में काम करना, क्योंकि इसको पता नहीं है कि वो जीवित है या मरे हुए, तो ये उसके अगेंस्ट में क्या बना देता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो ये कौन बनाएगा, बी बना देता है। ठीक है, टी उसमें मदद करता है, किसमें, लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी जो बना रहा है उसमें मदद करता है कि भाई कौन से तरह की एंटीबॉडी बनानी है, कौन सा बाहर से जो आया है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज को बनाना होता है। और ये कितने तरह की होती है, ये दो तरह की होती है। और ये किसमें आती है, अकणिकामय में आती है। नेक्स्ट है मोनोसाइट। अभी बोला मैंने आपको, ये एंटीजन का क्या करती है, भक्षाणु की तरह काम करती है, ये भक्षाणु का काम करती है। ठीक है, यानी भक्षण करती है। सबसे बड़े आकार की होती है ये, और सबसे छोटे आकार की कौन सी होती है, वो लिम्फोसाइट होती है। ये तो थी ये। अब कणिकामय, जो कणिकामय यानी जिनकी कोशिकाओं के अंदर ऐसी WBC जिनकी क्या पाई जाती है, कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, तो वो कैसी होगी, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट होगी। ठीक है, और जिसमें नहीं पाए जाते वो कैसी होगी, अग्रेनुलोसाइट होगी। केंद्रक पालियों में विभक्त हो जाता है। पालियों के अंदर आप देखोगे कि केंद्रक जो होता है वो इस तरह से मिलेगा, पाली के अंदर मिल जाता है। इसका निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, कोशिका द्रव में विशेष कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कणिकामय बोला जाता है।
ये अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहले आती है ईओसिनोफिल, जो प्रतिरक्षी एलर्जी के लिए रेस्पॉन्स कौन देती है? ईओसिनोफिल देती है। कई बार अपन जो है किसी को अलग अलग तरह की एलर्जी होती है, ठीक है, कोई जैसे बगीचे में जाता है, फूलों की खुशबू से उसको एलर्जी है, तो जैसे ही वह जाएगा छींके स्टार्ट हो जाती है, तो कौन रेस्पॉन्स देता है? वह ईओसिनोफिल। जैसे ही अपन हट जाएंगे उस कॉज से, यानी अपन गार्डन से अगर बाहर आ गए, तो बाहर आते ही वो क्या हो जाएगी, अपनी छींके वगैरह क्या हो जाएगी, वापस स्टॉप हो जाएगी। तो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्स कौन देती है? ये ईओसिनोफिल देती है, ठीक है। ये कणिकामय 3 है और अकणिका वाली कितनी है? 2 है। बेसोफिल ये एलर्जी के समय हिस्टामिन और सीरोटोनिन ये दोनों का स्राव करती है और साथ साथ में हिपेरिन भी करती है। हिपेरिन जो रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है। अंदर नलिकाओं के अंदर हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करेगा, रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। रक्त जो है उसकी क्लॉटिंग ना हो, क्या नहीं हो? क्लॉटिंग नहीं हो, तो उसको क्लॉटिंग से रोकता कौन है? वो हिपेरिन रोकता है, हिपेरिन प्रोटीन है। तीसरी जो है वो है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इसका काम दोनों का एक ही है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट इनका कार्य एक ही है, ठीक है। ये भी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो है फाइट करेगी वो ये करती है, सर्वाधिक होती है ये, ठीक है। बहुपालित होती है, मैक्रोफेज भी कहा जाता है इसको, दूसरा नाम क्या है इसको? मैक्रोफेज। और संक्रमण के समय ये भी इनकी वृद्धि हो जाती है। तो अपन जब देखते हैं कि जब अपन रिपोर्ट निकालते हैं कि भाई अपनी ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसमें अगर न्यूट्रोफिल की संख्या बड़ी हुई है तो इसका मतलब इंटरनल कोई भी क्या इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, जिसके कारण उसको मारने के लिए अपनी जो बॉडी ने क्या किया, इसको नंबर जो है वो बढ़ाए, ठीक है। तो इसके नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या साइन आ रहा है? ये साइन आता है कि अपने अंदर इंफेक्शन हो रखा है या इंफेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको मारने के लिए न्यूट्रोफिल बनती है। तो ये थी डब्ल्यूबीसी के प्रकार। अकणिका में याद रखना लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, किसके अगेंस्ट में? तो एंटीजन के लिए, ठीक है। मोनोसाइट क्या करती है? भक्षाणु का कार्य करती है। कणिकामय जिसमें कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कणिकामय बोला जाता है। ये 3 प्रकार है, ईओसिनोफिल जो एलर्जी रेस्पॉन्स देता है, बेसोफिल जो कुछ प्रोटीन का स्त्राव करते हैं, न्यूट्रोफिल ये भक्षाणु की तरह कार्य करती है। ये भी क्या करती है? इसको नेचुरल किलर कहा जाता है, भक्षाणु की तरह कार्य करती है, भक्षाणु की तरह। ये भक्षाणु की तरह क्या करती है? कार्य करती है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। देखो इसका उत्पादन कहां पे होता है? लिम्फ ग्रंथियों में, अभी बताया लिम्फ ग्रंथियां, ठीक है। थाइमस भी करता है, ग्रंथि है ये भी, ठीक है। प्लिया भी करती है, आंतों में जो पेयर स्पेसेस होते हैं वहां पे भी होता है और अस्थि मज्जा में भी होता है। देखो इतने जने कर रहे हैं, लेकिन आरबीसी का निर्माण कहां होता है? केवल और केवल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसका निर्माण लिम्फ में होता है। कहां पे होता है? लिम्फ में। इसलिए इस लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट इसका जो होता है वो निर्माण का होता है? अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का उत्पादन क्या कहलाता है? ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इतना इसमें याद करने की जरूरत है, लेकिन आपको ये वाला याद करने की जरूरत है, ठीक है। मोनोसाइट जो होते हैं वो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये लिम्फ ग्रंथियों से लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तभी तो नाम पड़ा देखो लिम्फोसाइट, लिम्फ से लिम्फोसाइट। लिम्फ क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरा, तो पहला आरबीसी हो गया, दूसरा डब्ल्यूबीसी हो गया, तीसरा जो होता है वो होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स को ही बोला जाता है। पट्टिकाणु, बिंबाणु भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? बिंबाणु भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4 लाख कितनी होती है? पर mm क्यूब में होती है, ठीक है। और इसका उत्पादन भी कौन करता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, जिसे थ्रोम्बोपोएसिस बोलते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य, देखो इसका कार्य मेन याद रखना है। इसका कार्य ये होता है कि जब भी चोट लगती है अपने, तो खून जब निकलता है तो थोड़ी देर बाद खून का क्या हो जाता है? थक्का जम जाता है। तो थक्का जमाने के अंदर कौन काम आता है? प्लेटलेट से काम आती है। ये क्या करती है कि अगर जब अपने कहीं लग जाती है तो जब भी खून निकलेगा तो खून को वापस जमाने में, उसको गाढ़ा बनाने में, ठीक है, वो जो काम करेगा वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है, या कार्य है। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स का अगर डाउन हो जाती है तो क्या होगा
तो खून जो होता है वो क्या होता जाएगा, चलता ही रहेगा या बहता ही रहेगा। और इससे बीमारी होती है जिसको बोलते हैं आनुवंशिक बीमारी है, जिसका नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम होती है, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है और जिससे खून जो होता है अगर चोट लगने पर क्या होती है, प्लेटलेट्स जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो चोट लगने पर क्या होता है, खून जो होता है वो बहता रहता है, रक्त बहता रहता है। कब, चोट लगने पर। ठीक है, तो इसका मेन काम जो है वो क्या है, थक्का जमाना है। किसका, रक्त का। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना होता है। डेंगू होने पर प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ठीक है, और इंटरनल अगर ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लेटलेट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। नेक्स्ट है वो है रक्त समूह। देखो रक्त समूह की आवश्यकता कैसे हुई या इसकी खोज जो है वो कैसे हुई, देखा गया। सबसे पहले देखो क्या होता है कि आरबीसी, आरबीसी की जो सरफेस है यानी सतह, सतह पे देखा गया कि आरबीसी की सतह पे कुछ प्रोटीन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्रोटीन, जिनको बोला गया क्या, एंटीजन या प्रतिजन बोला गया। और ये प्रतिजन जो थे वो दो तरह के थे, एक तो था ए और दूसरा जो था बी। ठीक है, यानी रक्त समूह क्या है, ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इसको सबसे पहले खोज जो की थी वो कॉल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, इसने बताया था कि अपने रक्त जो होता है वो ABO होता है। ठीक है, इसकी खोज की थी। रक्त समूह इनको बनाया कैसे, तो बनाने का मेन कारण जो है वो ये कि भाई आरबीसी को देखा, आरबीसी की सतह जो थी उस पे कुछ प्रोटीन मिलते थे। ठीक है, उनको एंटीजन बोला और ये दो तरह के होते थे। ठीक है, अगर सपोज मान लो ए मिलता है किसी में तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया, जिसमें बी मिलता है तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो गया, और अगर ए और बी दोनों मिलते हैं तो ए बी हो गया, और जिसमें नहीं मिलता है तो वो ओ हो गया। एकदम सिंपल है। ठीक है, यानी ए और बी दो तरह के प्रतिजन पाए जाते हैं, जो कहां पाए जाते हैं, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उसकी सतह पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके आधार पे ही उन्होंने बताया कि अगर ए पाया जाता है तो बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी पाया जाता है तो बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप, और अगर ए और बी दोनों पाए जाते हैं तो बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर नहीं पाया जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको उसको ओ बोला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने पास में टोटल जो ब्लड ग्रुप हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 4। ठीक है, ए के अंदर कौन सा एंटीजन, ए, बी के अंदर कौन सा, बी, ए बी के अंदर ए बी, और ओ के अंदर अनुपस्थित। ठीक है, अब मेन बात कि ब्लड ग्रुप क्यों, ब्लड ग्रुप के जरिए अपन ये बता सकते हैं कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप देने लायक है और कौन सा उस पर्सन से नहीं दे सकते। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप देख के ही अपन खून को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है या ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो है रक्त समूह का निर्धारण, ए बी की सतह पे एंटीजन की उपस्थिति होती है। ये एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, ए और बी होते हैं। सबसे पहले इसको खोज किसने की थी, कॉल एंड स्टीनर ने की थी, जिन्होंने बताया था कि एबीओ रक्त समूह होता है। एबी समूह की खोज डी कॉस्टेलो और स्टेनली ने की थी। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना अगर आता है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, कॉल एंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, एबीओ जो प्रतिजन ए और प्रतिजन बी लाल रुधिर कणिका की उपस्थिति में, कि भाई ऐसी रुधिर कणिका जिसमें ए प्रतिजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए, ऐसा रुधिर जिसके अंदर बी प्रतिजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो गया। ठीक है, अब ये होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी अगर सपोज मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी जो बनेगी, कब बनेगी, जब कोई बॉडी के अंदर एंटर करेगा ब्लड ग्रुप, ठीक है, दूसरे वाला, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में क्या बनाएगी, प्रतिरक्षी बनाएगी या एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, प्रतिरक्षी बनाएगी मारने के लिए। ठीक है, तो सपोज मान लो ए वाले का खून अगर बी वाले में दिया जाता है, ठीक है, ये क्या किया जाता है, दिया जा रहा है, ए वाले का ब्लड किस में दिया जा रहा है, बी वाले में दिया जाता है। ठीक है, तो ए वाले जो देना वाला होगा उसका क्या देखा जाएगा, प्रतिजन देखा जाएगा। तो इसमें प्रतिजन कौन सा है, ए।
और लेने वाले की क्या देखी जाएगी, प्रतिरक्षी देखी जाएगी, क्योंकि इसके शरीर में जा रहा है तो इसके शरीर जो होगा वो उसको इसके अगेंस्ट में क्या बनाता है, प्रतिरक्षी बनाएगा। और वो कौन सी बनाता है, ये बनाता है, ए बनाता है। ठीक है, तो उल्टा प्रतिरक्षी हमेशा देखो खुद के लिए नहीं बनेगी, यहाँ पे प्रतिरक्षी क्या है, ये बी है, ये तो ए वाले ने कौन सी बनाई है, बी, उल्टी बनाता है कि ए वाले खुद के लिए वो नहीं बनाएगा। ठीक है, या ए नहीं आएगी क्योंकि ए आएगी तो खुद के लिए हो जाएगी। ठीक है, बी वाला कौन सी बनाएगा, उल्टी बनाता है, तो प्रतिरक्षी हमेशा उल्टी होगी किसके, प्रतिजन से। ए बी के अंदर अनुपस्थित है, देखो कोई प्रतिजन प्रतिरक्षी बनती ही नहीं है इसके अंदर, किसके अंदर, ए बी के अंदर। और जो ओ है उसके अंदर प्रतिरक्षी दोनों बनती है, ए और बी दोनों बनती है। ठीक है, तो लेने वाले का जो है, जो ले रहा है उसकी तो देखी जाती है प्रतिरक्षी, और देने वाले की क्या देखा जाता है, एंटीजन। अब ए वाला गया और इसने ए वाले के लिए क्या बना दी, प्रतिरक्षी बना दी, तो ए और ए वो दोनों सेम हो गए, और सेम होते ही क्या हो जाती है, स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कंदन, यानी खून की क्लॉटिंग हो जाएगी अंदर, ऑर्गुलेशन हो जाएगा, जम जाएगा, स्कंदन हो जाता है। ठीक है, यानी खून क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इसलिए कभी भी ए वाले का खून बी वाले में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर बी वाला ए वाले को देता है तो बी वाले का क्या जाएगा, बी जाएगा। और ये इसकी बॉडी में कौन सा बन रहा है, ए वाले के अंदर एंटीजन कौन सा, प्रतिरक्षी कौन सी बन रही है, बी वाली बन रही है। तो बी और बी दोनों सेम होगी, जैसे ही सेम होगी तो क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। ए बी वाला अगर खून देता है किसको, ए वाले को, तो ए बी वाला अगर दे रहा है, ठीक है, तो ए बी वाला अगर देता है तो क्या हो जाएगा, देखो ए वाले के लिए क्या हुआ, ए वाले के लिए तो कोई नहीं होगा, लेकिन बी वाले, जैसे ए वाले के लिए तो कोई नहीं होगा, लेकिन बी वाली प्रतिजन के लिए ये क्या बना देगा, प्रतिरक्षी बना देगा, किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, तो ए बी वाला खून ए वाले को नहीं दे सकता, लेकिन ओ वाला देखो, ओ में तो एंटीजन कोई है ही नहीं, अब है ही नहीं तो खाली है, खाली है तो ले सकता है सामने वाला, तो कोई प्रतिजन नहीं, देने वाले का क्या देखा जाता है, प्रतिजन, तो ओ में तो प्रतिजन है ही नहीं, तो नहीं है तो ये आसानी से किसी को भी क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। तो ओ तो होता है वो सर्वत्र क्या होता है, दाता होता है। ठीक है, और ए बी क्या होता है, वो सर्वत्र ग्राही होता है। ए बी क्या है, जो है ग्राही है। ठीक है, और जो ओ जो है वो सर्वत्र दाता है। ठीक है, ए बी जो होता है वो क्या है, वो हमेशा सबसे खून ले सकता है, और ओ जो होता है वो सबसे खून दे सकता है, सबको खून क्या कर सकता है, वो दे सकता है। ठीक है, तो देखो सेम आते ही ध्यान रखना, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम हो गई तो क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ए बी वाला खून सबसे ले सकता है, क्यों ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं बनती है, इसमें एंटीबॉडी नहीं बनती है या प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है, तो बोली कोई भी आप, ठीक है, कोई भी एंटीजन अगर आएगा ए और बी के दोनों में से, तो उसके अगेंस्ट में उसकी बॉडी क्या करेगी, रेस्पॉन्स नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो स्कंदन नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर। फिर क्या हुआ कि कई बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि ए वाले का खून ए वाले में ही कर दिया तो भी क्या होगी, क्लॉटिंग हो गई, क्या होगी, क्लॉटिंग हो गई। ठीक है, तो भी वो क्लॉट हो गया, नहीं दिया। तो देखा गया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का कारण था कि उन्होंने देखा कि ये ए भी तो है ही है, इसके अलावा एक और क्या पाया जाता है, एक और फैक्टर पाया जाता है जिसको बोला था आरएस फैक्टर। क्या बोला था, आरएस फैक्टर बोला था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप को नामकरण दिया गया था, ए और बी के, जिसमें ए प्रेजेंट होता है तो उसको ए नाम दिया है, बी प्रेजेंट होता है तो बी नाम दिया है, ए बी प्रेजेंट होता है तो ए बी नाम दिया है, जिसके अंदर कोई प्रेजेंट नहीं होता उसको ओ नाम दिया। नेक्स्ट है आरएस फैक्टर। देखो आरएस फैक्टर क्या होता है, आरएस फैक्टर एक प्रोटीन एंटीजन है, ये भी पाया जाता है कहां पे, आरबीसी पे, आरबीसी पे यानी लाल रक्त के सतह पे पाया जाता है। ठीक है, इसकी खोज जो की थी वो कॉल एंड स्टीन ने की थी, और उसके साथ में अलेक्जेंडर वेनियर थे। ठीक है, इन दोनों ने की थी, अगर कॉल एंड स्टीन ने ही की थी। ठीक है, और ये फैक्टर जो होता है वो एक बंदर में खोजा गया था जिसका नाम था रिसस मकाका। क्या नाम था, रिसस मकाका बंदर था। ठीक है, उसके अंदर इसको खोजा गया था, बंदर के अंदर। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, आरएस पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव। इसके द्वारा देखो आपने कभी सुना ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। तो ये बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ये आरएस फैक्टर है। अगर कोई कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें आरएस फैक्टर है। ठीक है, और कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो इसका मतलब उसमें आरएस फैक्टर नहीं है। तो जिसमें आरएस फैक्टर प्रेजेंट होता है तो उसका खून कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और जिसमें नहीं होता है तो वो कैसा होता है,
नेगेटिव होता है। तो अब क्या किया जाता है कि अब जब भी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है ब्लड का, तो हमेशा इसमें देखा जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अगर नेगेटिव वाला है तो वो ए पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव ही है, कोई है ही नहीं एंटीजन, तो ये आसानी से दे सकता है। लेकिन ए पॉजिटिव वाला ब्लड अगर ए नेगेटिव वाले को दे तो ये नहीं दे सकता, ये दे सकता है, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव वाला इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर क्या बनेगी, प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, इसलिए ये नहीं दे सकता। ठीक है, तो माइनस वाला नेगेटिव वाला दे सकता है क्योंकि उस पर आरएस है ही नहीं है। ठीक है, तो वो सेम वाले को भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला नहीं दे सकता। तो यदि आरएस नेगेटिव व्यक्ति को आरएस पॉजिटिव का चढ़ाया जाए तो उसमें इम्यूनी सिस्टम में विदेशी पदार्थ मतलब जो बाहर से एंटीजन आया है, विदेशी पदार्थ में क्या आएगा, एंटीजन। ठीक है, मान के उसके अगेंस्ट में क्या बना देगी, उसकी एंटीबॉडीज बना देगी। ठीक है, और ये गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है, यानी उसमें क्या हो सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है। एक देखो होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अगर मां जो है वो नेगेटिव है, सपोज मान लो ये मदर है, कई बार बीमारी आ जाती है, ये आरएस जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन उसका बेबी जो है, बेबी वो कैसा, आरएस पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं प्लेसेंटा से, अपरा से, अपरा इसको बोलते हैं अपन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपने देखा होगा एक ट्यूब होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि से जुड़ी हुई रहती है, मां से। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा में रुधिर चलता है, क्या चलता है, इसमें रुधिर चलता है। तो सीधी सी बात है कि ये वाला खून दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, तो ये प्लस वाला इधर जाएगा। जब ये प्लस वाला इधर जाएगा तो इसके अगेंस्ट में क्या बन जाएगी, आरएस प्लस वाले के लिए इसमें क्या बनेगी, प्रतिरक्षी बनेगी। क्या बनेगी, किसके, मदर के अंदर। ठीक है, तो अब दूसरी बार अगर वापस, पहली बार जो संतान होगी वो तो बिल्कुल नॉर्मल होगी। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड टाइम वापस आरएस पॉजिटिव वाली हो गई सेकेंड टाइम में, तो ये क्या होगी, जैसे सेकेंड टाइम में आरएस पॉजिटिव वाला वापस आ गया बच्चा उसके। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जैसे इसका खून इसमें जाएगा तो उसके अगेंस्ट में क्या बन गई, इसकी प्रतिरक्षी बन गई, और ये प्रतिरक्षी सीधे बच्चे में जाएगी और बच्चे का खून में क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो ये किसके कारण हुआ है, क्योंकि दोनों का क्या है, अलग अलग ग्रुप है, आरएस प्लस है और दूसरे का माइनस। तो फिर इस कंडीशन से कैसे निपटा जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पहली संतान होने के बाद में, सपोज मान लो फर्स्ट डिलीवरी के अंदर कंडीशन ये है कि मां का खून जो है वो आरएस, कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी आरएस पॉजिटिव है, यानी जिसका भी खून है वो ए प्लस है। ठीक है, बी प्लस है, ठीक है, ए बी प्लस है या ओ प्लस है। ठीक है, और सॉरी माइनस है, और अगर उसके बच्चे का खून जो है वो प्लस में, यानी उसका आरएस पॉजिटिव है। ठीक है, ये ए प्लस हो सकता है, बी प्लस हो सकता है, और ए बी प्लस हो सकता है, ओ प्लस हो सकता है। ठीक है, और ये नेगेटिव है, ए माइनस है, ए बी माइनस है, और बी बी माइनस है, ओ बी माइनस है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि पहली बार जब भी संतान पैदा होती है तो उसको तो वो बिल्कुल स्वस्थ पैदा होती है, लेकिन दूसरी बार होने पर समस्या पैदा हो जाए। तो पहली बार क्या किया जाता है कि जैसे डिलीवरी हो गई तो 24 घंटे के अंदर उस माता को क्या लगाया जाता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो प्रतिरक्षी का इंजेक्शन होता है। यानी वो क्या करता है कि जैसे ये प्रतिरक्षी बनी है इसको ये खत्म करेगा, कौन, ये जो इंजेक्शन जो आता है। ठीक है, इंजेक्शन जो आता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये उसको खत्म करेगा, इसको क्या करेगा, खत्म करेगा, किसको, प्रतिरक्षी को। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव भ्रूण में पिता के आनुवंशिक को मिलाया हो तो मां के भ्रूण में आरबीसी के खिलाफ क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। पहली गर्भावस्था में कोई विशेष समस्या नहीं होती है, लेकिन दूसरी में क्या हो जाती है, जो आरएस जो बना हुआ है वो दूसरे में समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी भ्रूण में आरबीसी को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है दूसरी संतान में। पहली संतान तो कोई नहीं, दूसरी संतान में क्या हो जाएगी उसमें, क्योंकि मां वाली जो ये प्रतिरक्षी बनी है ये खून के माध्यम से दूसरी बार में इसमें जाएगी, और जैसे जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगी, आरबीसी जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे के जन्म के पश्चात माता के शरीर में क्या दिया जाता है, एंटी डी, ठीक है, इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, जो 24 घंटे के भीतर लगता है। ठीक है,
माता के शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होता है, जिससे माता के शरीर में ये वाली प्रतिरक्षी नहीं बनती है। इसको रोकने के लिए बनाया जाता है। इसको रोगम विधि भी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रोगम विधि। और इस बीमारी को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलेसिस। ठीक है। और ये कब होता है? जब उनके पॉजिटिव दोनों क्या हो, चेंज हो, आरएस फैक्टर दोनों के अंदर, माता के अंदर और बेबी के अंदर क्या हो, चेंज होते हैं, तब ये समस्या आती है। तो समझ गए होंगे क्या समस्या है? समस्या ये है कि खून दोनों का अलग अलग है। अगर बच्चे का खून पॉजिटिव में है और माता का खून नेगेटिव में है तो ये समस्या आती है। तो इसके लिए क्या लगाया जाता है? इस समस्या में पहली संतान नॉर्मल होती है, दूसरी संतान में ये समस्या आती है। ठीक है। तो पहली संतान होने के बाद में ही तुरंत 24 घंटे के अंदर क्या लगाया जाता है? ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जो क्या करेगा? इसको बनने से रोक देगा। अब इसी तरह से देखो, नेक्स्ट जो है वो है कि ब्लड तो ही है। ब्लड के अलावा अपन ने पढ़ा कि भाई ब्लड में ये चीजें मिलती हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में देखा अपन ने। नेक्स्ट जो है कि ब्लड के जैसा ही एक और लिक्विड मिलता है जिसका नाम है लसिका। और इस पूरे सिस्टम को, ये भी एक सिस्टम की तरह कार्य करता है और इसको बोला जाता है लसिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है। और इसी में मनुष्य में लसिका तंत्र में क्या आता है? एक तो लिम्फ आता है जिसको बोलते हैं अपन टिश्यू फ्लूइड। ठीक है। लसिका कोशिका आती है, लसिका वाहिनी आती है, लसिका ग्रंथियां आती है। ठीक है। अब देखो लसिका क्या? लिम्फ, जिसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है। सॉरी, कोशिका क्या, जिसको टिश्यू उत्तक द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसको टिश्यू फ्लूइड बोला जाएगा। टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। अब देखो इसका निर्माण कैसे होता है। आपने देखा धमनी, धमनी का नाम, और एक होती है सीरा। ठीक है। ये सपोज मान लो धमनी है और ये जो है वो आगे चल के किसमें मिल रही है? सीराओं के अंदर मिलती है। तो धमनी आगे चल के किसमें मिल जाती है? सीराओं के अंदर। ठीक है। और इसको मिलाने का काम, जब क्योंकि धमनी हर जगह नहीं जा सकती, बड़ी होती है। ठीक है। और बड़ी होती है तो हर जगह नहीं जा सकती, तो तब ये क्या हो जाती है? छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि उसको हर एक टिश्यू उसके पास में जाना होता है। लेकिन ये बड़ी होने के कारण धमनी जो होती है वो हर टिश्यूज या अंगों के तक जा नहीं सकती है। ठीक है। तो ये क्या होती है? छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है और उन्हीं शाखाओं को बोला जाता है केशिका, जो मैंने अभी लिखी थी। 3 तरह की, धमनी, केशिका और सीरा, या सीरा, धमनी और केशिका। ठीक है। ये केशिका बहुत ही पतली होती है और इतनी पतली होती है कि जब इसमें प्रेशर ज्यादा होता है और इतना हाई प्रेशर से आता है तो इसमें से कुछ द्रव जो होता है वो निकल जाता है। और यहाँ पे जो नीचे उत्तक होते हैं उनके बीच में ये द्रव जो होता है वो क्या हो जाता है? जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसलिए ये है उत्तक, और उत्तक के बीच में द्रव जो हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ये द्रव है। ठीक है। और इसी को भी बोला जाता है क्या? लसिका। क्या बोला जाता है? इसको लसिका बोला जाता है। जो ये द्रव इकट्ठा हुआ है, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? लसिका बोला जाता है। इसको लिम्फ बोला जाता है। उत्तक द्रव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको उत्तक द्रव भी बोला जाता है, क्योंकि उत्तकों के बीच में आया है। ठीक है। तो कैसे बना? धमनी से खून आया, धमनी से सीधा गया केशिका में, दाब बढ़ा, दाब बनने से ये सारे नीचे आ गए। ठीक है। पूरा नहीं आता, बूंद बूंद करके ये यहाँ पे इकट्ठा होता है। लेकिन ये वापस लसिका वाहिनी द्वारा वापस किसमें मिल जाता है? ये लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी लसिका वाहिनी वापस किसमें जुड़ रही है? वापस सीरा के अंदर जुड़ जाती है। ठीक है। तो लसिका वाहिनी वापस किसमें? इसी द्रव को वापस लेके जाती है। ठीक है। वापस चलता है, वापस आता है, वापस ये चक्र चलता रहता। अब ये जरूरत क्या पड़ी इसकी? इसकी जरूरत ये पड़ी कि जब ये क्या करता है? ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, इनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। फैट है, इनके ट्रांसपोर्टेशन, जैसे इसमें से आया इसमें आया। ठीक है। यहां से फिर किसमें गया? इस कोशिकाओं को जरूरत है ऑक्सीजन की, ये इसमें चला गया। ठीक है। तो यहां से ये इसमें चला जाता है। यहां से CO2 को आना था, ये आया CO2, यहां से वापस इसमें चली गई, ये सीरा वापस CO2 वाली होगी, क्योंकि खून कभी भी विपरीत दिशा में गमन नहीं करता है। ठीक है। तो देखो ये क्या है? रक्त एवं कोशिकाओं के बीच में, रक्त, ये रक्त है यहाँ पे, और कोशिका, इनके बीच में ये क्या करता है? एक तालमेल स्थापित करता है या मध्यस्थ का कार्य करता है। इसमें तरलदर्शी होता है, इसमें WBC उपस्थित होती है, लेकिन RBC अनुपस्थित होती है। RBC अनुपस्थित होती है, ये याद रखना है। इसलिए इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है? रंगीन होता है ये। ठीक है।
तरल सदस्य होता है, क्योंकि इसका कलर लाल नहीं होता लेकिन रुधिर के समान ही है, क्योंकि लेकिन इसमें लाल ना होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है। इसका रासायनिक संगठन उत्तक द्रव, ठीक है, के समान होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन पोषक तत्वों की तो कमी मिलती है। क्यों? क्योंकि ये पोषक तत्व जो भी आएंगे वो कहां चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें उत्सर्जी पदार्थ, क्योंकि ये जो निकालेंगे उत्सर्जी पदार्थ वो यहाँ पे आ जाएंगे, उत्सर्जी पदार्थ जो कोशिका निकालेगी वो तो इसके बीच में आ जाएगी, तो इनकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ ये तो मात्रा क्या होती है, इसकी कम होती है, लेकिन CO2 और उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। अब इसके कार्य क्या है कि ये पोषक तत्व हार्मोनों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ECH जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है, वही है ये, ठीक है। उनको ये तालमेल बनाए रखता है, पुनर्जनन करता रहता है। देखो यहां से आया, वापस बना, वापस गया, तो ये क्या होता है, जो रक्त की जो क्वांटिटी है उसको बनाए रखता है, मेंटेन करता है। आंत में जो रसांकुर होते हैं, मैंने बताया था कि आंत में वसा का जो अवशोषण होता है वो इनके कारण ही होता है, लसिका, लैक्टेलस जो लसिका द्वारा होता है। तो वसा का अवशोषण किसके द्वारा होता है, लसिका द्वारा होता है, ये याद रखना है, ठीक है। उत्तक के अंदर कोशिकाओं को नम बनाए रखता है, ठीक है, और इनके गांठ के द्वारा बी कोशिका और टी कोशिका का परिपक्वन होता है, जो भी बताई थी, ठीक है। गांठ, लसिका गांठ होती है, और इसके में क्या होता है, जो बी और टी जो लिम्फोसाइट कोशिका थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, लिम्फोसाइट, ये लिम्फ है, और इससे जो ये कोशिकाएं बनती है जो WBC है, ये क्या दोनों WBC है, ठीक है। WBC जो है वो ये बी और टी, ठीक है। अकनिका वाली में लिम्फोसाइट है ये बी और टी, तो बी और टी का जो परिपक्वन होता है वो लसिका गांठ के अंदर होता है। फिर लसिका कोशिका क्या होती है, देखो लसिका कोशिका ये पतली नलिकाएं होती है, ठीक है, जिसमें लसिका पाया जाता है। छोटी आंत में रसांकुर के बीच में पाई जाने वाली ऐसी कोशिका को क्या बोलते हैं, लैक्टिलियस, ठीक है। जो वसा का क्या करता है, वो अवशोषण करती है, कहलाती है, क्या बोलते हैं उसको, लैक्टिलियस बोलते हैं इसको, लैक्टिलियस। ये क्या करती है, लैक्टिलियस जो होती है ये क्या करती है, वसा का अवशोषण करती है, याद रखना इसको। वसा का अवशोषण में कौन मदद करते हैं, ये करती है, ठीक है। लसिका वाहिनी, ये वापस लसिका कोशिका बड़े लसिकाओं में बड़े आकार की लसिका वाहिनी में पहुंचती है। ये कोशिका वापस क्या चलती है, लसिका वाहिनी में चलती है, ठीक है। लसिका ग्रंथि क्या होती है, लसिका ग्रंथियों में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना लसिका ग्रंथियों में किसका निर्माण होता है, क्योंकि WBC में अपन ने देखा था लसिका ग्रंथियों के अंदर इसका निर्माण होता है। टी लिम्फोसाइट जो बाहरी पदार्थों के आक्रमण कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में कार्य करती है, और टी इसमें क्या करती है, मदद करती है, क्या करती है, ये मदद करती है, ठीक है। तो ये होती है लसिकाओं का कार्य। लसिका एक खून की तरह ही द्रव है, जो किसके कारण बना है, जो खून से ही बनता है, ठीक है। और ये कहां पे बनता है, इसका पूरा एक तंत्र चलता है जिसके अंदर ये पूरी कोशिकाएं होती है, लसिका वाहिनियां होती है, ठीक है, लसिका ग्रंथियां होती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है पूरे, और ये वापस जो है वो लसिका वाला द्रव जो है वो कहां पे जाता है, या लिंप जो होता है वो कहां जाता है, वो जाता है सीधा अपने किसके पास में, रुधिर के पास में जाता है। एक मिनट, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा ब्लड के बारे में, या परिसंचरण के बारे में थोड़ा पढ़ा कि परिसंचरण दो तरह का होता है, खुला होता है, बंद होता है। बंद नलिकाओं में अगर प्रवाहित हो रहा है तो बंद होगा,
ठीक है। दूसरा, अगर वो किसी कैविटी के अंदर इकट्ठा हुआ है तो वो कौन सा होता है, खुला होता है। ठीक है। फिर अपन ने इसके घटक पढ़े कि भाई इसके में कौन कौन से अंग आते हैं, तो यहाँ पे एक तो आता है कौन सा, ब्लड आता है, दूसरा हार्ट आता है, तीसरा जो होता है वो कौन सा आता है, नलिया आती है। ठीक है। दूसरी चीज जो ब्लड के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह की कोशिका होती है, प्लस इसके साथ में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर कई सारे प्रोटीन है, ग्लूकोज है, ठीक है, हार्मोन्स है, ठीक है, और गैसेज है, ये इसके अंदर आती है। और ये टोटल जो होता है वो 55% होता है। कोशिका में आरबीसी पढ़ा, आरबीसी के कार्य जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन याद रखना अपने को, इसका जीवन काल याद रखना, इसका निर्माण का होता है और इसका कब्रिस्तान प्लिया को बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर जो होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है। इसका जो कार्य जो मेन है वो क्या है, प्रतिरक्षी का निर्माण करना होता है। ठीक है। इसी तरह से फिर ये कणिकामय, ठीक है, कणिका वाली जो होती है वो 3 तरह की, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है। न्यूट्रोफिल जो प्राकृतिक मारक होता है। लिम्फोसाइट याद रखना है कि लिम्फोसाइट जो वो क्या करती है, वो क्या बनाती है, वो प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल 128, 200, 120 दिन या 150 दिन। कितना होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है। कितने का होता है? 120 दिन का होता है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मिलने वाला H2O जल है, प्रोटीन है, लवण है या आयंस होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मिलता है प्लाज्मा तरल रूप होता है, तो तरल रूप ज्यादा किसके कारण होगा? पानी के कारण होता है। तो यानी क्या मिलता है इसके अंदर? वाटर मिलता है। रुधिर एक होता है, रुधिर क्या है? उत्तक है, ठीक है, अंग भी है, तंत्र है या तरल संयोजी उत्तक है। तो कौन सा है ये? तरल संयोजी उत्तक का होता है। तो ये क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा आनुवंशिक रोग जो होता है वो मलेरिया नहीं होता है? देखो इसमें क्या होता है कि देखो हीमोफीलिया ये भी आनुवंशिक रोग है, सिकल सेल एनीमिया ये भी है, वरदानता भी है। हीमोफीलिया मैंने आपको बताया क्या होता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। किसके कारण? बिंबाणु में कमी के कारण, के कारण। वरदानता क्या होता है? जिसमें रंग में विभेद नहीं होता, रंग में विभेद नहीं होता। ठीक है। हरे और लाल के रंग के अंदर विभेद नहीं होता। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि आरबीसी का जो आकार जो होता है वो हसिया आकार की हो जाती है, हसिया या सिक्कल जैसी हो जाती है। किसके जैसी हो जाती है? सिक्कल जैसी हो जाती है। ठीक है। तो यहां पे और सभी, तो यहां पे जो राइट है वो है बी। इसका बी का कारण क्या है कि देखो आरबीसी का शेप जब राउंड होगा तो उसमें आसानी से क्या हो सकता है, आरबीसी को वो विवेक का क्या कर सकती है, जो मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण, मोडियम के कारण। ठीक है। मच्छर तो एक वाहक है। ठीक है। मच्छर क्या होता है? मच्छर वाहक होता है, वो वाहक है। कारण जो होता है वो ये है, प्लाज्मोडियम। ठीक है। और प्लाज्मोडियम जो होता है वो अगर सिक्कल से ही, सिक्कल का मतलब होता है आरबीसी का शेप इस तरह से हो जाता है। ठीक है। तो वो इसको क्या हो जाता है? संक्रमण नहीं कर पाता, संक्रमण नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। इसलिए जिसकी सिकल सेल एनीमिया जिसमें है, ठीक है, उसमें मलेरिया नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि मलेरिया को जो करता है वो किसको करता है? गोलाकार होगी तो उसको ही संक्रमित कर पाएगा, इस तरह की आरबीसी को संक्रमित नहीं कर पाता है। इसलिए रुधिर को जमने से रोकने के लिए, रुधिर को जमने से रोकने वाला प्रोटीन है एल्बुमिन, हिस्टामिन, ग्लोबुलिन, हिपेरिन। तो कौन सा है बताया आपको? हिपेरिन होता है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है। ठीक है। तो ये पूछा भी गया था। ठीक है। तो विटामिन जो है वो के है, डी है, ए है, सी है। ठीक है। तो विटामिन डी जो होता है वो रिकेट्स में आता है। विटामिन ए जो है वो बेरी बेरी आंखों के लिए होता है। स्कर्वी जो होता है वो मसूड़ों के लिए। तो कौन सा होता है? विटामिन के जो होता है वो रुधिर बनाने में सहायक होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी?
ठीक है, लीवेनहॉक ने, ठीक है, या रॉबर्ट हुक ने, मेंडल ने, या कॉर्नेल स्टीनर? तो किसने की थी? कॉर्नेल स्टीनर ने की थी। रक्त समूह में ओ व्यक्ति वाला किस समूह को रक्त दे सकता है? ओ वाला, ठीक है। तो ओ वाला किसको दे सकता है? देखो, केवल रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से रक्त ले सकता है? सॉरी, किससे ले सकता है? तो लेने वाला देखो ओ वाला है, तो ओ जो होगा वो किससे लेगा? ओ अगर मैं कहूं ए से लेगा, तो ए में एंटीजन कौन सा होता है? ए वाला, ठीक है। तो यहां पे इसके अंदर एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी जो होती है वो दोनों होगी। इसमें कौन कौन सी होती है? ए भी होती है, बी भी होती है। तो ए आएगा तो ए के अगेंस्ट बना देगा, बी वाला आएगा तो इसमें एंटीबॉडी बी जो है तो बी के अगेंस्ट में बना देगा। ए भी आएगा तो ए और बी दोनों होती है, तो इससे भी नहीं लिया जा सकता, इससे भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है। लेकिन ओ जो नेगेटिव है, देखो नेगेटिव वाले से ये ले सकता है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? आरएस कैसा है? अनुपस्थित है। कैसा है? अनुपस्थित है। तो आरएस अनुपस्थित है तो वो किससे ले सकता है? इस वाले से ले सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी वाला, कि केवल आरएस नेगेटिव, वो जो नेगेटिव होता है उससे ले सकता, ओ पॉजिटिव वाले से भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो ए बी से नहीं ले सकता, सॉरी, ठीक है, ए बी और ओ से नहीं ले सकता, ओ तथा ए बी से नहीं ले सकता, लेकिन माइनस जो नेगेटिव है उससे ले सकता है, ठीक है। रुधिर का अध्ययन जो कहलाता है, रुधिर का मायोलॉजी नहीं, कार्डियोलॉजी, एंजियोलॉजी नहीं, क्या किया जाता है? देखो रुधिर में मिलता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में होता है हीम, हीम को बोला जाता है आयरन, आयरन को बोलते हैं हीम, ठीक है। और इसके अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको? हेमेटोलॉजी। एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वो कौन करता है? इयोसिनोफिल नहीं करता, बेसोफिल भी नहीं करता, मोनोसाइट बक्साणु की तरह कार्य करती है, ये एलर्जी में देती है, ठीक है, एलर्जी रेस्पॉन्स देती है। बेसोफिल क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। मोनोसाइट बक्साणु का कार्य करती है, ठीक है। और ये बनाती है क्या? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है, आप कॉम्बो लेंगे तो आपको 165 रुपए में मिलेगा। इतिहास अगर ये वाला चाहिए तो आपको 70 रुपए में, भूगोल राज्य व्यवस्था कंप्यूटर जो है 60 रुपए में, हिंदी इंग्लिश और विज्ञान जो है वो 51 रुपए के अंदर है, ठीक है। और सभी अगर साथ में आप कॉम्बो लेते हो तो आपको 165 रुपए के अंदर पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाला भी है चतुर श्रेणी वाला, ठीक है, 90 रुपए का है, ये 75 का, ये 51 का, और ये भी साथ में लेते तो आपको 200 रुपए के अंदर ये पड़ेगा ऑफर, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो अपने टेस्ट के लिए कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आ रहा है, तो आपको इसको जरिए अपने और थोड़ा मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो आज को क्लास के अंदर इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।